दोस्तों आज प्रस्तुत है तो गोली और शोले। ये क्या चित्र है दोस्तों। रात के अंधेरे में भारतीय नौसेना के युद्धपोत का सम्राट जल सीमा में गश्त लगाते हुए दक्षिण दिशा की ओर बढ़ा जा रहा था। तभी जहाज के कैप्टन डिसूजा को कमांडर नाथ के फोन पर सूचना मिली। हेलो, हमें ऐसा संकेत मिल रहा है जिससे एक यह प्रतीत होता है कि कहीं आसपास कोई पनडुब्बी मौजूद है। व्हाट? हमने गहराई व स्थिति का पता लगाने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली। हमें शक है कि पनडुब्बी दुश्मन देश की है, किसी समय भी हम पर अटैक कर सकती है। ठीक है, हम जवाबी हमले के लिए तैयार रहें। यस सर। लेकिन इससे पहले कमांडर नाथ अपने कैप्टन को आदेश दे पाता कुछ क्षण बाद सम्राट के साथ साथ उसमें सभी व्यक्ति गुमनाम मौत के ग्रास में बन चुके थे। सम्राट की तबाही की सूचना मिलते ही नौसेना के टोही जहाज एक जांच दल निश्चित स्थान की ओर रवाना हो गया, किंतु टोही जहाज की जैसी दुर्घटना के करीब पहुंचा, उसका भी वही असर हुआ जो सम्राट के साथ हुआ था। एक के बाद दो जहाज को तबाह होने की वारदात से नौसेना सुरक्षा विभाग के अधिकारियों में खलबली पैदा हो गई। दो आधुनिक जहाज़ों की तबाही महज दुर्घटना नहीं हो सकती। हमें जहाज़ों की तबाही के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। मुझे तो जहाज़ों की तबाही के दुश्मन देश का हाथ मालूम होता है। तभी अन्य अधिकारी ने जानकारी दी। लेकिन सम्राट की गश्त कार्यक्रम तो पूर्णतः गुप्त रखा गया था। फिर सम्राट को पता करने के वक्त यह सावधानी भी बरती गई थी कि मिसाइल उस पर प्रभाव न हो। फिर सम्राट को कैसे तबाह हो गया? जाहिर है यह दुश्मन देश के जासूस हमारे विभाग में सक्रिय है और हमारा कोई अधिकारी दुश्मन देश के लिए काम कर रहा है और वही हमारे सीक्रेट दुश्मनों तक पहुंचा रहा है। हमारी टोही जहाज की तबाही का स्पष्ट सबूत है। हम हम लोग तर्क मुझे सच्चाई नजर आ रही है। इसलिए मेरे विचार से इस जांच के कार्यक्रम इंटरनेशनल इंटेलिजेंट के हाथ सौंप देना चाहिए। ठीक होगा। वी एग्री सर, विद यू सर। और फिर जहाज की तबाही के रहस्यों का पता लगाने का कार्यक्रम केवल इंटेलिजेंस के होनहार जाबाज ऑफिसर लेफ्टिनेंट कमांडर विशाल को सौंप दिया गया। मुझे विश्वास है लेफ्टिनेंट कमांडर विशाल, तुम जल्दी जांच का कार्य पूरा कर लोगे, दुश्मन को खतरनाक साजिश का भांडाफोड़ कर दोगे। अगर यह दुश्मन देश की साजिश हुई तो निश्चित ही आप लोग नहीं होना पड़ेगा। गुड। अब मुझे यह बताओ कि तुम रूप और कहाँ से अपना काम करोगे। मैं आज ही हैप्पी वाली पार्ट रवाना रवाना होगा, लेकिन मेरे पहुंचने की जानकारी वहाँ के अधिकारी को न दी जाए। मैं समझ रहा नहीं। दरअसल इस मामले में गुप्त रूप से छानबीन करना चाहता हूँ। जरूर पड़ने पर मैं स्वयं अधिकारी को संबंध स्थापित करूँगा। ठीक है, जैसे तुम उचित समझो करो, परंतु मुझे तुम्हारी रिपोर्ट मिलती रहनी चाहिए। ठीक है सर। अब मुझे इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक बॉय, माय बॉय। थैंक यू सर। लेकिन सुरक्षा मंत्रालय के सचिव बलराम ठाकुर वो सेना अधिकारियों के कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं कर पाए। उन्होंने जांच का कार्य एक निधि और मंत्रालय शेरबाज के सहयोग प्राप्त करने का सिफारिश की। मंत्री महोदय ने उन्हें
अपने ऑफिस में बुलाया लिया और बोले, ठाकुर साहब, शेरबाज कारनामे से परिचित हैं। हम मानते हैं कि शेरबाज जरूरत पड़ने पर कई बार कानून और सरकार की मदद की है, लेकिन यह नौसेना का मामला है। इसमें शेरबाज क्या कर सकता है? शेरबाज वह कर सकता है जो जांबाज, जिसे कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन नेवले नेवल इंटेलिजेंस इस संबंध में जांच का कार्य अपने जासूस को सौंप चुका है। इसमें क्या फर्क पड़ता है जनाब? शेरबाज के अपने काम ही करेगा, फिर 1-11 हो जाते हैं जनाब। यह देश की सुरक्षा का सवाल है। जहाज की तबाही के पीछे छुपी साजिशों को जल्द से जल्द पता लगाना होगा, वरना सरकार पर और जनता पर भरोसा उठते देर नहीं लगेगी। और हुंकारी भरते ही मंत्री महोदय ने गहरी सोच में डूब गए और कुछ देर बाद सोचने के बाद, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है, पर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ। आप मंजूरी दे दीजिए। ठीक है, आप शेरबाज से फौरन संबंध स्थापित कीजिए जी। और उधर ठाकुर साहब ने शेरबाज से मिलकर उसे इस संबंध में जानकारी दी। यह तो सौभाग्य है श्रीमान, मुझे देश के लिए कुछ करने का मौका मिला। मैं जानता हूँ तुम इनकार नहीं करोगे। देश की सुरक्षा खतरे में और मैं इनकार करूँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता श्रीमान। शाबाश बेटे, मुझे तुम पर नाज है। तुम फौरन ही हैप्पी वैली के लिए रवाना हो जाओ। उठते हुए ठाकुर साहब ने एक लिफाफा शेरबाज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इस लिफाफे में तुम्हारा विमान टिकट और एक नेवल इंटेलिजेंस आदमी कमांडर विशाल की फोटो है और एड्रेस है। बेहतर यही होगा कि तुम हैप्पी वैली पहुंचने से विशाल से मिलो और उसे इस मिशन के संबंध पूरी जानकारी हासिल कर लो जी। इतना क्या? शेरबाज ठाकुर साहब से हाथ से लिफाफा लिया और अपनी जेब में रख लिया। ठाकुर साहब के जाते ही शेरबाज अपनी तलाशी तैयारी में जुट गया। तैयारी पूरी होने के बाद दिलावर को लौटने में भी 2 दिन लगेंगे। लौटने तक मुझे अपने यहाँ नहीं पाएगा तो परेशान होगा। मुझे उसके लिए मैसेज छोड़ जाना चाहिए। फिर मेरा यह पत्र दिलावर की समझ में सब कुछ आ जाएगा। दिलावर पत्र लिखने के बाद अब मुझे देर नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात शेरबाज टैक्सी में पकड़कर एयरपोर्ट पहुंचा और वहां पहुंचने से थोड़ी देर बाद ही, लगभग 2 घंटे बाद, शेरबाज हैप्पी वैली के एयरपोर्ट पर विमान से उतर रहा था। फिर एयरपोर्ट की इमारत से बाहर टैक्सी में बैठते ही उसने ड्राइवर को आदेश दिया, दिलावर होटल में चलो। जी साहब। वो दूसरे पल टैक्सी दौड़ रही थी, लेकिन अभी टैक्सी कुछ ही फलंग का रास्ता तय कर पाई थी कि अचानक शेरबाज के मस्तिष्क में संदेह का कीड़ा बुलबुलाने लगा। वो यह एयरपोर्ट से ही पीछे लगी आ रही है, कहीं यह मेरा पीछा तो नहीं किया जा रहा? शेरबाज गहरी सोच में डूब गया। कौन है यह मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उसे मेरे आगमन की जानकारी कैसे हुई? पीछा करने वाली का संबंध उन लोगों से तो नहीं है जिसका सम्राट को तवा में हाथ हो। विचार मस्तिष्क में जन्म लेते ही शेरबाज ने रंगे हाथों के रगों में उत्तेजना की लहर दौड़ गई और उसके मस्तिष्क में तेजी से सक्रिय हो गया। अब होटल बाद में जाऊंगा, पहले इसका पीछा करने वाले से निपट लूं। फिर जैसे ही टैक्सी आबादी वाले क्षेत्र में दाखिल हुई, शेरबाज ने टैक्सी से नीचे उतरा और एक चालक से बिल पेमेंट किया और पैदल ही एक तरफ बढ़ गया। कमाल है, जाना होटल था, उतर ही आ गया। लगभग 1 फलंग पैदल चलने के बाद शेरबाज ने होटल स्टार में दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही शेरबाज ने पलट कर देखा तो होठों पर रहस्यमय मुस्कान नाच गई। ओह,
तो अब भी पीछा जारी है। फिर कार में कॉर्नर वाली सीट टेबल पर आ बैठा और थोड़ी देर बाद, अरे ये तो कमांडर विशाल है। तो क्या उस कार में विशाल मेरा पीछा कर रहा था? तब तक विशाल की नजरें भी शेरबाज को खोज चुकी थी। वो लंबे लंबे डंक भरता हुआ शेरबाज की टेबल के पास खाली कुर्सी पर आकर बैठ गया और धीमे स्वर में बोला, मैं कमांडर विशाल। नो डाउट आप विशाल ही हैं, पर आपने इस तरह मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी? दरअसल मेरी को पता पता आपको मेरा जो पता आपको दिया गया था, वहाँ आपको मुझे मिलने आना खतरनाक साबित हो सकता था, और मुझे सिर्फ आपको वहाँ पहुँचने की खबर खबर दी गई थी, और मुझे मालूम था कि आप कहाँ ठहरेंगे। समझा? पर आपकी इस हरकत ने मुझे उलझन में डाल दिया। शेरबाज विषय बदलते हुए बोला, खैर क्यों ना अब काम की बात की जाए। यही नहीं या नहीं, आप मेरे साथ चलिए। ओके। शेरबाज ने अपना सूटकेस उठाया और विशाल के साथ चल दिया। थोड़ी देर बाद, हाँ कहिए, आपने मुझे पहचाना कैसे? आपको इस देश में भला कौन नहीं पहचानता? मेरे ख्याल से बच्चों के जहन में आपकी तस्वीर बसी हुई है। लगता है आप हमारे अच्छे फैन हैं। सो तो हैं, पर मेरे ख्याल से हम एक दूसरे से आपकी जगह तुम कहीं तो अच्छे ज़्यादा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा। लो, मैं तुम शुरू करता हूँ। तुम अपने मकसद में कहाँ तक कामयाब रही? अभी तो मैं सिर्फ शक के दावे के साथ कुछ नहीं कह सकता। मतलब तुम्हें आज रात गोल्डन नाइट क्लब में ही समझ में आएगा। आखिर तुम यह पहेलियाँ से क्यों बुझा रही हो? सो तो सुनो, आज रात तुम रात और मैं नोबल ऑफिसर के रूप में नेवल ऑफिसर के रूप में गोल्डन नाइट क्लब जाएंगे। वहाँ पहले से हमारी टेबल रिजर्व है। क्या मतलब? उन गद्दार दुश्मनों को एजेंट को पता लगाना है तो हमारे खुफिया राज दुश्मनों तक पहुंचाता है। और विशाल स्पष्ट करते हुए बोला, दरअसल गोल्डन नाइट क्लब में शराबी जुआरी अय्याशी का अड्डा है। हमारे नौसेना अधिकारी चोरी छिपे यहाँ आते हैं, और मैं पिछले सप्ताह उन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हूँ, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली। कमांडर विशाल, यह भी हो सकता है कि नशे की हालत में अधिकारी सीक्रेट आउट कर बैठा हो, और वहाँ डेक्स्ट्राफोन के जरिए उनकी बातें टेप की ली जाती हो। ओह गॉड, यह तो मेरी दिमाग में आया ही नहीं। तो फिर आज रात अपने दिमाग को अच्छी तरह बिठा कर वहाँ चलना, शायद कामयाबी मिल जाए। यू आर राइट, कहते ही विशाल की आंखें घायल सर्प की चमक से चमकने लगी। उसी रात करीब 11 बजे शेरबाज और विशाल गोल्डन नाइट क्लब में बार में मौजूद अपनी रिजर्व टेबल पर बैठे नशे में बहकने का शानदार अभिनय पेश करते हुए वार्तालाप कर रहे थे। कमांडर, कल हमें गुप्त रूप से सूरज नामक जलपोत को उस स्थान की ओर रवाना होंगे जहाँ सम्राट डूबा था। हिच, धीरे बोलिए सर, दीवारों के भी कान होते हैं, किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। इस मिशन को पूरी तरह गुप्त रखा गया है। तुम ठीक कहते हो कमांडर, मेरे ख्याल से अब यहाँ से चला जाए। कहते हुए शेरबाज उठने की कोशिश की, लेकिन कोशिश में वह लड़खड़ाते हुए कुर्सी से नीचे गिर गया। शेरबाज को गिरते देख
आपने आपको संभालिए सर, आइए। और विशाल का हाथ थामे कोशिश में शेरबाज लुढ़क गया और लुढ़कता हुआ अपनी सफाई बड़ी सफाई से टेबल के नीचे पहुंचा। और अगले ही पल, ओ मेरा शक ठीक निकला, हमारी बातें कहीं टेप की जा रही है। तभी अचानक लाइट गुल हो गई और परंतु कुछ क्षण बाद जब दोबारा प्रकाश हुआ, सर आप कहाँ हैं? शेरबाज दरवाजे शेरबाज को रात देख विशाल का माथा ठनका रहे। शेरबाज कहाँ गया? यहाँ तो ड्रॉप कोई ड्रॉप टैप ड्रॉप भी नहीं है। तभी खबरदार, होशियारी दिखाने की कोशिश मत करना, चुपचाप सीधे खड़े हो जाओ। खतरा भाप विशाल उठकर खड़ा हो गया। अब इधर टॉयलेट की तरफ बढ़ो। फिर विशाल उस आदमी का आदेश का पालन करता हुआ जैसे ही टॉयलेट के द्वार में अंदर दाखिल हुआ, ओह, और उसके पीछे वह संभल पाता विशाल ने फुर्ती से अद्भुत प्रदर्शन करते हुए आदमी के अंदर खींच लिया और पैर की ठोकर टॉयलेट का द्वार बंद कर दिया और तत्पश्चात ढिशूं ढिशूं और आह, सिर पर विशाल ने शक्तिशाली प्रहार कर उस आदमी को सर फरस सूंघने पर मजबूर कर दिया। तभी विशाल ने उसका रिवॉल्वर अपने कब्जे में करके भयानक अंदाज में गुर्राया, मुझ अब बोल, तुम्हें हमारी जासूस करने के लिए किसने भेजा? मुझे नहीं मालूम, गोली मत चलाना। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगा कमीने। बता मेरा साथी अफसर कहाँ है? ओह, मैं सच कहता हूँ मुझे नहीं, वह आदमी अपना वाक्य भी पूरा नहीं कर पाया था। आह, बोलो हरामजादे, वरना मैं तेरा भेजा तरबूज की तरह फोड़ दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत मारना। फिर वह आदमी विशाल के सवालों को सीधे जवाब देने लगा। उधर शेरबाज का जिस्म जैसे ही समतल फर्श से टकराया, शेरबाज कलाबाजी खाते हुए खड़ा हो गया। हाँ हाँ, बड़े होशियार बन रहे थे तो तुम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग रूम। हाँ, ऊपर हॉल में हर टेबल पर होने वाली बातचीत यहाँ टेप की जाती है। टेप हुई बातचीतों जो हमारे काम की बात होती है उसे अलग अलग कैसेटों में टेप कर बॉस के पास भेज देते हैं। कौन है तुम्हारा बॉस? तुम किस देश के लिए जासूस करते हो? हम किसी देश के लिए नहीं बल्कि डॉक्टर फ्रेंच के लिए काम करते हैं। बहुत जल्दी हिंदुस्तान की बागडोर उसके हाथ में होगी। डॉक्टर फ्रेंच? वही अंतर्राष्ट्रीय अपराधी जिसे पुलिस दुनिया भर की पुलिस ढूंढ रही है। हाँ, तुमने ठीक पहचाना। बहुत खूब। तो अब तुम्हें हिंदुस्तान पर राज करने के सपना देख रहा है? खामोश गुस्ताख, चिल्लाओ नहीं मूर्ख। इससे पहले मेरा गुस्सा तुम पर कहर बनकर टूट पड़े, बताओ तुम्हारा बांस पिंच कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी ऑफिसर। ये तुम इसलिए चहक रहे हो कि तुम्हारे साथी तुम्हारी मदद के लिए आएगा? यह तो तुम्हारी भूल है, क्योंकि अब मेरा आदमी तुम्हारे साथी के ठिकाने लगा चुका होगा। हमें उस पर तभी संदेह हो गया था जब हमारे क्लब में पहले दिन आया था। ओह, तो तुम उसे फंसाने का इंतजाम पहले ही कर लिया था। चाहे हम चाहे तुम्हें अभी ठिकाने लगा दें, परंतु हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे लिए काम की आदमी साबित हो सकते हो। तुमने हम सारे नेवल क्रेडिट मालूम करके देश की नौसैनिक की शक्ति की कमर तोड़ देंगे और हमारी सेना समुद्र के रास्ते बड़े आराम से इस देश में दाखिल हो जाएगी। तुम
लोग मुझसे कुछ नहीं उगलवा पाओगे। डॉक्टर फ्रेंच उगलवाने का तरीके जानता है। नकाबपोश ने अपने आदमी को आदेश दिया, इसे बॉस के पास पहुंचा दो। इस काम के लिए दूसरे साथी को भी ले लेना। यस सर। शेरबाज चाहता तो बचाव की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने सोचा अपराधी के अड्डे तक पहुंचने का आसान तरीका और क्या हो सकता है। मुझे अपने आप को इनके हवाले कर देना चाहिए, तभी चलो। और शेरबाज खामोशी से उन आदमियों का आदेश का पालन कर रहा और क्लब के पिछले खड़ी गाड़ी में बैठ गया। मूव, हम जल्दी से जल्दी सीराक पहुंचना होगा। ठीक है। और अगले पल कार दौड़ पड़ी। लगभग आधे घंटे बाद, चलो बड़े आगे बढ़ो। उधर कमांडर अपने विशाल अपने कब्जे में आए व्यक्ति की सारी जानकारी हासिल कर के उस कक्ष में जा पहुंचा जहां नकाबपोश अपने पास डॉक्टर फिंच अपने क्रियाकलाप की सूचना दे रहा था। सूचना देकर जैसे ही मुड़ा, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है मैनेजर नागराजन, यू आर अंडर अरेस्ट। ओह, तुम मेरे बारे में सब कुछ जान चुके हो। हाँ, तुम्हारे आदमी बड़ा कमजोर निकला, उसने सब कुछ उगल दिया। तुम्हें अपना मुंह बंद रखने की जो कीमत चाहिए वो मांग लो। वह कीमत तो तुम्हें अपने बॉस फिंच अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी हरामजादे। तुम नहीं जानते जिस आदमी को तुमने फिंचलैंड भेजा है वह कोई नेवल ऑफिसर नहीं, शेरबाज है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जब डॉक्टर फिंच को इस सच्चाई के पता लगा तो वह तुम्हें बख्शेगा नहीं। ओह, यह ठीक कह रहा है। मुझे किसी तरह यह खबर शेरबाज के वहां पहुंचने से पहले ही बॉस को करनी होगी, अन्यथा शेरबाज का नकाबपोश अब गुमसुम देख घूमा। तुम सोच रहे होगे कि नागार्जुन अच्छी भलाई इसी में है। तुम फिंचलैंड के बारे में सब कुछ बता दो। अभी बताता हूँ। और इससे पहले नागार्जुन आगे बढ़ते आत्महत्या ढंग से विशाल पर जंप लगा दी, लेकिन विशाल सतर्क था। ठाक। फिर विशाल ने नागार्जुन को संभलने का अवसर नहीं दिया। डिशूं डिशूं। और एक शक्तिशाली प्रहार ने नागार्जुन के होश छीन लिए। नागार्जुन के बेहोश होते ही विशाल पल भर हुआ कक्ष की तलाशी लेने में जुट गया। जल्दी ही, ओह, मिल गया। यही है फिंचलैंड का नक्शा। अब फिंचलैंड तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे नेवल हेडक्वार्टर में अपनी सफलता की जानकारी देकर फिंचलैंड में हमले की तैयारी का आदेश देना चाहिए। और फिर वहां मौजूद टेलीफोन पर एडमिनिस्ट्रेटर सक्सेना संबंध स्थापित करने में संपूर्ण जानकारी देने लगा। सर, मैं चाहता हूँ कि गोल्डन नाइट क्लब को फौरन रेड कर अपराधी को हिरासत में ले लिया जाए और फिंचलैंड पर दावा बोल दिया जाए। ठीक है, मैं अभी नेवल सिक्योरिटी स्टाफ को लोकल पुलिस के साथ क्लब में भेजता हूँ। पुलिस के यहाँ पहुँचने पर तुम नक्शा लेकर हेडक्वार्टर चले आओ, तुम्हारी वहीं प्रतीक्षा करूँगा। यस सर। उधर पहाड़ी दर्रे में स्थित लेबून में खड़े मोटरबोट लॉन्च जैसे ही शेरबाज को वहां पहुंचा। ओह, आओ आओ, चले आओ। और फिर दोनों वापस लौट गए। सिर पर हुए शक्तिशाली प्रहार के कारण शेरबाज अपनी चेतना खो बैठा और नकाबपोश के लॉन्च चालक के लॉन्च चलाने का आदेश दिया। यस कमांडो। यस यस। जब शेरबाज को हंसाया तो आंखें आश्चर्य से फैल गई। ओ, यही यही है, राजा का दरबार सा नजर आ रहा है।
3 दिशाओं और चट्टानों से घिरा खारा जलस्य। तभी डॉक्टर फिंच भयानक स्वर बोला, इन्हें पहले तो हमारे कुत्ते की बोटियां न, चाहे तुम सूरज अपनी गतिविधि के बारे में जो जानना चाहते हैं मैं बता दो, ताकि तुम सम्राट और भारत कीटों को, जहाज को, सूरज को भी तबाह कर दो। समझदार आदमी हो तुम, जैसे आदमी पसंद है। अगर तुम हमारे सवालों के जवाब आराम से दोगे तो तुम्हें नौसेना के सबसे बड़े पद पर नियुक्त कर देंगे। जिस सूरज के बारे में तुम पूछ रहे हो उसका अस्तित्व ही नहीं है डॉक्टर फिंच। क्या मतलब? मैंने सूरज का जिक्र तुम तक पहुंचने के लिए किया था, ताकि अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। इसका मतलब तुम नौसेना के अधिकारी नहीं हो, जासूस। तुम्हारी मैं तुम्हारी मौत हूँ फिंच। हिंदुस्तान की समुद्री ताकत को कमजोर करके भारत को में दाखिल होकर सरकार का तख्ता पलटने की तुम्हारी साजिश अब सफल नहीं हो पाएगी। हाँ हाँ हाँ, क्या पिद्दी का शोरबा। आता जल्दी ही सच्चाई उगल कर तुमने हमारी कीमती समय बर्बाद होने से बचा लिया। अब हमारे कुत्ते को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें काफ़ी समय से इंसानी गोश्त खाने के लिए मिलेगा। गुर्र। और फिर डॉक्टर फिंच का इशारा पास मिलते ही बो 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 तड़ाक, और फिर तड़ाक। फिर इससे पहले डॉक्टर फिंच कुछ समझ पाता, बाजी पलट चुकी थी। खबरदार, अपने आदमी से कहो हथियार फेंक दे, वरना तुम्हारे अरमान तुम्हारी खोपड़ी के साथ इस हाल में बिखरे जाएंगे। हथियार फेंक दो। और डॉक्टर फिंच के आदमियों ने तुरंत हथियार फेंक दिए, किंतु कुत्ते अपने मालिक शेरबाज को गिरफ्त में देख गुस्से से पागल हो गए और शेरबाज पर झपटे, किंतु दाएं दाएं। तभी फिंच को मौका मिल गया और वह शेरबाज की पकड़ से मुक्त होकर शेरबाज पर हमला कर बैठा। और फिर पासा पलट गया। अब तेरा भगवान भी तुझे नहीं बचा सकता। लेकिन इससे पहले ही डॉक्टर फिंच ट्रिगर दबाता, दाएं दाएं। तभी, खबरदार, किसी ने कोई हरकत की तो खून दिया जाएगा। विशाल को देखकर शेरबाज हैरानी से बोला, विशाल, तुम यहाँ? मैं नहीं, हजारों की संख्या में यह छापामार सैनिक हिज पिंचलैंड में विमान द्वारा उतर चुके हैं। शेरबाज। फिर विशाल ने नागराजन तथा उसके आदमियों की गिरफ्तारी के बारे में बताता हुआ बोला, मौके की नजाकत देखते हुए हमने तुरंत ही कार्रवाई करनी उचित समझा। थैंक गॉड, अगर तुम समय पर नहीं पहुंचे तो मेरा काम तमाम हो गया होता। और तब विशाल के साथ वहां छापामार सैनिक तथा मौजूद फिंच आदमियों को गिरफ्त हिरासत में ले लिया। इधर फिंचलैंड के बाकी भारतीय छापामार सैनिकों ने डॉक्टर फिंच की सेना के जवानों को मौत के घाट उतारने का अभियान जारी रखा। 1 घंटे की जबरदस्त मुठभेड़ के बाद डॉक्टर फिंच अपने बचे कुछ जवानों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इधर विशाल और शेरबाज गिने चुने छापामारों की मदद से डॉक्टर फिंच की विनाशकारी पनडुब्बी पर कब्जे करने में सफल हो गया। बधाई हो विशाल, तुम्हें भी बधाई हो शेरबाज। और इस तरह फिंच और उसकी भयानक साजिश का खात्मा करके बाद फिंचलैंड में मौजूद हथियार व बारूद भारतीय सेना का कब्जा हो गया और गिरफ्तार आदमियों को एक विशेष जहाज द्वारा भारत ले जाया गया और जेलों में ठूस दिया गया। 24 घंटे के अंदर उनकी कार्रवाई करके जब अखबार में छपा तो सभी दंग रह गए। डॉक्टर फिंच का खात्मा समाप्त दोस्तों।